हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जेई एडवांस लेवल के कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2012 का। अभी तक हम 2013 तक के सारे ही जेई एडवांस के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इसमें बोल रखा है लेट A1 A2 A3 बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन विद A1 इक्वल्स टू 5 and A20 equals to 25, then find the least positive integer n for which an is less than 0। ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड लेवल का इन्होंने दे दिया है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कहीं तक भी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम जो भी क्वांटिटीज़ हमें दे रखी हैं उनको सबसे पहले लिख लेते हैं और जो पूछ रखा है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि बोल रखा है स्टार्टिंग में, बस हमें वर्डिंग्स का ध्यान रखना है कि क्या बोल रखा है। हमें बोल रखा है A1 A2 A3 अप टू AN, ये क्या एक प्रोग्रेशन बन रही है और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो ऑब्वियसली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं जो भी टर्म हमें दिया जाएगा उसका रेसिप्रोकल एक अर्थमेटिक टर्म को या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। बस इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अपने आप को समझाने के लिए, दिखाने के लिए लिख लेते हैं कि इट इज़ इन HP, तो ऑब्वियसली हम बोल पाएंगे 1/A1, 1/A2, 1/A3 up to 1/AN will be in arithmetic progression। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक उधार की प्रोग्रेशन होती है जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। इसका अपना कुछ भी नहीं होता है और इसी वजह से हम पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम देखते हैं कि इस AP के अंदर हमें 1/A1 की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ कहीं बीच में अगर हमारे पास 1/A20 होगा तो उसकी भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें इसके अंदर अभी अपने कॉमन डिफरेंस D का नहीं पता है, तो हम सबसे पहले अपनी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस D का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर A20 और A1 की मदद लेकर कैलकुलेट किया। A20 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस D बोल दिया अभी के लिए। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/A20 की वैल्यू थी 25 और A1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 प्लस 19 D। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/25 माइनस 1/5 होल डिवाइडेड बाय 90। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, इंटू 5 तो ये आ रहा है मेरे पास माइनस 4/25 इंटू 19। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी के लिए हमने D की वैल्यू को इस तरीके से कैलकुलेट करके रख लिया। कितना हो गया, माइनस 4/25 इंटू 19। अब हम आगे की बात करते हैं। अब ये हमसे बोल रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच an इज लेस देन 0। यहां थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। हम an की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि an लेस देन 0 चाहिए, मतलब हमारा जो nth टर्म आए किसका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, वो लेस देन 0 हो। तो क्या हमें इतना समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो टर्म लेस देन 0 होगा, nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हम यहाँ से ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1/AN विल ऑल्सो बी लेस देन 0। क्योंकि मान लो an की वैल्यू यहाँ पर लेट से अभी के लिए
आ रही हो -2, तो -2 हमें समझ में आ रहा होगा कि वो 0 से छोटा होगा। तो उसी तरीके से अगर an की वैल्यू -2 है तो ऑब्वियसली 1/-2 भी तो 0 से छोटा होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखकर हम क्वेश्चन को बहुत इजीली आगे सॉल्व कर सकते हैं। आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि 1/an हमें कहाँ से मिल रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जो कि बहुत ही इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने लिख लिया सबसे पहले 1/an कैलकुलेट किया तो ये कितना हो जाएगा? 1/a1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट करी थी -4/25 इंटू 19। तो यहां से an की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5 प्लस n-1 इंटू, और इस -4 की अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा कुछ -4n/25 इंटू 19 प्लस 4/25 इंटू 19। यहां पर अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5 प्लस 4/25 इंटू 19, मतलब हम इसमें 95 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 95 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 99/25 इंटू 19, और ये हमारे पास कितना बैठेगा 475। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है -4n प्लस 99/475। ये किसकी वैल्यू आ रही है? 1/an की। सो बाय द एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं कि अगर 1/an शुड बी लेस देन 0 तो हमारे पास -4n प्लस 99/475 शुड बी लेस देन 0। उसका थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्योंकि ये 475 क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 में चली जाएगी तो हम बोल सकते हैं माइनस का 4n प्लस 99 शुड बी लेस देन 0, और हम बोल सकते हैं -4n शुड बी लेस देन -99। और यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन दिख रहा है तो हम ऐसे डायरेक्टली इसे कैंसिल आउट कभी भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, और उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 4n शुड बी ग्रेटर देन 99 और n शुड बी ग्रेटर देन 99/4, जो कि इक्वलेंट आ जाएगा 24 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। इन्होंने क्या पूछा? देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स गुड। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर n की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। तो हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस क्वांटिटी से बड़ा कौन सी मिलेगी? सबसे पहले 25, क्योंकि 24 के जस्ट बाद क्या आएगा? 25। तो यहां से हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? n = 25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है? लेट a1 a2 a3 अप टू a100 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद a1 मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3 एंड s ऑफ p इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ ai वेयर i इक्वल्स टू 1 टू p, और p को बता रखा है मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100। मतलब सिंपल से इन्होंने सम ऑफ AP बता रखा है S के थ्रू फॉर एनी इंटीजर n with n greater than equals to 1 and less than equals to 20 let m equals to 5n। ये एक इन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। इफ sm upon sn
does not depend on n, then find the value of a2। बहुत ही अच्छा क्लासिक क्वेश्चन है, जैसा कि हमें कभी कभी एनसीईआरटी के मिसलेनियस के अंदर लेवल दिखाई देता है, या आरडी शर्मा बुक के अंदर हमें कभी कभी जैसा ऐसा सा अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई देता है। लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो ये उस लेवल का कतई नहीं है। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि क्वेश्चन कितना हद से ज़्यादा इजी इन्होंने दे रखा है, लेकिन टेक्निकलिटी के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन कर रखी है, हमने फर्स्ट टर्म a1 को लिख लिया 3, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है, और उसके अलावा इन्होंने हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, सेकेंड टर्म a2 की। ये चीज़ें अगर हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली कर पाते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कोई एक इंटीजर n है और उस इंटीजर n पर एक और इंटीजर m डिपेंडेंट है। किस तरीके से, m इक्वल्स टू 5n। अब करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें a2 की वैल्यू निकालने के लिए शायद d की वैल्यू निकालनी पड़े, क्योंकि जो सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, या आगे की जितनी भी टर्म्स हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम जो इन्होंने हमसे पूछ रखा है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। इन्होंने हमसे बोल रखा है sm अपॉन sn डज नॉट डिपेंड ऑन n। तो अगर हम sm कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम समझ पा रहे हैं ये sm हो जाएगा हमारे पास m/2, मतलब सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP। AP यही रहेगी हमारे पास, कितना हो जाएगा 2 इंटू a1 प्लस m-1 इंटू d। अब इसमें हम समझ पा रहे हैं ना तो m है हमारे पास ना d है, बस केवल एक a1 है। इसी तरीके से हम sn की वैल्यू लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2 इंटू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब इस पूरे ही एक्सप्रेशन के अंदर, दोनों ही एक्सप्रेशन के अंदर, एक तो हमें a1 की वैल्यू पता है और एक हमें m की वैल्यू पता है कि m n की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक्चुअल वैल्यू तो हमें इसकी भी नहीं पता है। तो आईआईटी एक्चुअल में जो खेलता है वो इसी लेवल का खेलता है कि वो आपको वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स, अननोन वेरिएबल्स और अननोन कांस्टेंट्स इतने सारे दे देगा कि आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा एक बार को कि आखिर इसमें करना क्या है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो, जेई का, मेंस का, एडवांस का, ओलंपियाड का, आप बिल्कुल भी अपने पथ से डगोगे नहीं। तो देखते हैं, हमने गिवन वैल्यू को ले लिया जो कि इन्होंने हमसे बोल रखा है sm अपॉन sn। एक बार हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अगर n पर डिपेंडेंट इन्होंने बोल रखा है कि नहीं है तो आखिर वो किस तरीके से नहीं है। तो हमने sm अपॉन sn लिखा और इस m को भी हमने यहां पर लिखते हुए किसकी फॉर्म में लिख लिया, n की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस ये m की जगह हमने फिर से क्या लिख लिया, 5n-1 इंटू d, क्योंकि d तो हमें पता नहीं है, अपॉन में कितना आ रहा है n/2 इंटू 2 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1 इंटू d। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम देख रहे हैं n से तो ये n कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, जो बच रहा है उसको लिख लिया। ये हो रहा है हमारे पास 6 प्लस 5n-1 इंटू d होल अपॉन 6 प्लस n-1 इंटू d। इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कैसा हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दी d की अंदर, तो कितना हो रहा है हमारे पास 6 माइनस d, और सेग्रीगेट करके टर्म्स को लिख लिया 5nd अपॉन 6 माइनस d प्लस nd।
यहाँ तक अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आती है तो हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें जो जेई ने गेम खेला है वो बस इतना खेला है कि वो बच्चे का कॉमन सेंस चेक करना चाहता है कि आखिर बच्चा अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में सोच रहा है कि Sm अपॉन Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, तो उसके लिए वो कंडीशन किस तरीके से बना रहा है। हमें दिख रहा है कि जब हम Sm अपॉन Sn की बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन तो भाई हमारे पास ये बन रही है और एक कंडीशन भाई हमारे पास ये बन रही है। अब आप कहोगे कि जी दोनों कंडीशन सेम ही तो हैं। कंडीशन सेम ऑलमोस्ट हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ। वो कैसे? जब हम जान रहे हैं कि कंडीशन में बोल दिया Sm अपॉन Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, तो इसका मतलब है कि जो n वाली जो टर्म है हमारे पास वो हमारे पास यहाँ से वैनिश हो जानी चाहिए। मतलब एक्सप्रेशन के अंदर अगर n की टर्म हमें दिख रही है तो हमें किसी भी तरीके से उसको यहाँ से गायब करना होगा, तभी तो हम बोल पाएंगे कि Sm अपॉन Sn इट डज नॉट डिपेंड अपॉन n। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं और हम चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन n के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, तो एक बार तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 हो जाए, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन n से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं अगर हमें n से मुक्ति चाहिए तो यहाँ हम d की वैल्यू 0 नहीं करेंगे। सोचिए ज़रा, इसमें एक और वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि अगर हम इस 6 माइनस डी को अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी और ये बचेगा कितना 5nd अपॉन nd। बस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से ये IIT JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। जैसे ही आपने ये सोचा तो हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी d इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास d की दो वैल्यू आ रही हैं, या तो d इक्वल्स टू 0 या d इक्वल्स टू 6। जब ये दो वैल्यू हम लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं Sm अपॉन Sn की वैल्यू ये n से इंडिपेंडेंट आ रही है, जैसा कि जेई ने हमें कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम a2 की वैल्यू बहुत ही सहजता के साथ निकाल सकते हैं। तो हम a2 इक्वल्स टू बोल सकते हैं a1 प्लस d। तो यहाँ पर दो कंडीशन के साथ हमारे पास एक बार तो आएगा 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3 और एक बार हमारे पास वैल्यू आएगी 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज आ रही हैं 3 एंड 9। यही हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जेईई एडवांस 2011 का ही क्वेश्चन है ये। 2011 के अंदर क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे करके रहा करता है क्योंकि जेईई एडवांस लेवल पर। तो क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स a to the power minus 5 and a to the power minus 4 and 3a to the power minus 3, 1 a to the power 8 and a to the power 10 with a greater than 0। मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस में ये बता रखा है कि जब भी कभी मिनिमा या मैक्सिमा की बात करी जाए कि मिनिमम वैल्यू पूछ रखी हो या मैक्सिमम वैल्यू की बात पूछ रखी हो और हमें टर्म्स इस तरीके से दे रखी हो कि अगर हम उनको ऐड करके और मल्टीप्लाई करके इमेजिन कर पा रहे हैं कि उससे एक यूज़फुल रिजल्ट निकल रहा है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं?
AMGM के बारे में, मतलब अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये क्वेश्चन देखते के साथ ही हमें स्ट्राइक कर जाता है कि इसके अंदर सबसे पहले हम जो ट्राई करेंगे वो किसका करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो हम देखते हैं, हमने अपनी सबसे पहली कंडीशन लिखी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन अगर हम इन सारे ही नंबर्स का अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। ये टोटल नंबर्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम इन सारे ही नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 करके ग्रेटर देन इक्वल टू इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि देखने वाली बात यह है कि हमें केवल इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि a इज ग्रेटर देन 0, इसमें हमें कहीं से कहीं तक भी a की वैल्यू नहीं बता रखी है। तो जब a की वैल्यू नहीं होगी हमारे पास तो ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जब a की वैल्यू ही नहीं है तो हम a की वैल्यू को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे कि हमारे पास a की वैल्यू की ज़रूरत ही ना पड़े। बस इसी पॉइंट को अगर आपने ध्यान में रखा क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। हम देख रहे हैं कि जब हम GM निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन इन सारे ही नंबर्स का, तो ये जो पार्ट्स हैं प्लस वाली, ये नेगेटिव पार्ट्स को कंपनसेट कर पाएँ, काउंटर कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ, न्यूट्रल कर पाएँ। जब आप इस पॉइंट को अपने माइंड में उतार पाएंगे तब आप जेईई एडवांस के इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव पावर कितनी दे रखी है, 8 + 10 टोटल 18 पावर दे रखी है इन्होंने। और अगर हम नेगेटिव पावर की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है -5 -4 मतलब -9, और -9 और -3 कितना हो जाएगा, -12। तो -12 + 18 पावर्स को काउंटर नहीं कर पा रही। तो फिर आपका ध्यान जाना चाहिए जेईई के उस पर्टिकुलर न्यूमेरल पर जो इन्होंने दिया है हमें थोड़ा सा अलग हटके। वो क्या दे रखा है, 3। तो ये 3 हमें ऐसे ही फिजूल में नहीं दिया है, इन्होंने बहुत सोच समझ के दिया है कि इस 3 को बच्चा किस तरीके से यूटिलाइज करता है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसको हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। हमने अर्थमेटिक मीन को जब लिखना स्टार्ट किया तो हमने बोला a⁻⁻5 प्लस a⁻⁻4 प्लस इस 3a⁻⁻3 को हमने एक्सपेंड करके लिखा और इसको लिखा a⁻³ प्लस a⁻³ प्लस a⁻³ प्लस 1 प्लस a⁸ प्लस a�10। और ये टोटल टर्म्स हम काउंट कर पा रहे हैं कितनी हो गई हैं, 8। ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम इन सब की मल्टीप्लाई कर रहे हैं a⁻⁻5 इंटू a⁻⁴ इंटू a⁻³ इंटू a⁻³ इंटू a⁻³ इंटू 1 इंटू a⁸ इंटू a�10 टू दी होल पावर। ये जो 8 था तो यहां पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/8। अब शायद आप ये समझ पाएं कि आखिर हमने ये जो 3a⁻³ है इसको आखिर ऐसे एक्सपेंड करके क्यों लिखा आखिर, क्योंकि हमें AMGM अप्लाई तो करना है, लेकिन यहां पर क्योंकि a की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं कर रखी है और हमें सीमित संसाधनों का यूज करते हुए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे और जो AMGM की बारीकी वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखेंगे कि जो ये पॉजिटिव पावर है हमारे पास टोटल कितनी है, 18, इनका काउंटर बैलेंस होना चाहिए नेगेटिव पावर्स के साथ। तो अगर हम डायरेक्टली 3a⁻³ ले लेते तो वो उससे काउंटर बैलेंस नहीं हो पा रही थी। टोटल नेगेटिव पावर उस केस में जब हम 3a⁻³ ले रहे थे कितनी आ रही थी, केवल -12। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो हम देख पा रहे हैं
-3 -3 -3 -9 हो गया, और इसी तरीके से -5 और -4, ये टोटल कितना हो जाएगा -18। तो -18 ये नेगेटिव पार प्लस के 18 पॉजिटिव पार को काउंटर कर पा रहा है, और जब ये काउंटर कर पा रहा है तो हम समझ पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स के अंदर ये हमारा काउंटर कर रहा है, ये एडिशन में काउंटर नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म के अंदर काउंटर कर रहा है पॉजिटिव पार नेगेटिव पार को। तो हम देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव पार नेगेटिव पार को न्यूट्रलाइज कर देंगी, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर -5 प्लस a टू द पावर -4 प्लस a टू द पावर -3 प्लस a टू द पावर -3 प्लस a टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस a टू द पावर 4 a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है 1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 8। 8 किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर को। तो पॉजिटिव नंबर की हम क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी में कर सकते हैं, जिससे इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 8 रहेगी, और 8 के आगे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब मान लीजिए ये आपसे यहाँ पर, मान लीजिए अभी के लिए अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेते, तो बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि जब मिनिमम वैल्यू 8 है, रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, तो a की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे होते तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, इन्फिनिटी। लेकिन क्योंकि इन्होंने पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली 8। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।